बिना मतलब के बर्बाद कर रहा है। फैक्ट्री चलाता है वो, उसके पास 3 फैक्ट्रियां हैं, 4 फैक्ट्रियां हैं। और मेरा बेटा, क्योंकि जो लड़की सिर्फ लाश बन के ही पड़ी रही है 5 साल। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं ठीक होने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक हैवान नरादम फैमिली और मेरे ससुर के बारे में। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें हैं वो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट वे में रखना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो गाइस एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा, ठीक है। ये वीडियो जो है वो मैंने आगे भी इसमें बताया हुआ है उनके बारे में, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में और बहुत ही एक बोलते हैं ना सोशल एक्सपेक्टेशंस के साथ बना रही हूँ कि आप मुझे बताना ऐसा पॉसिबल होता है क्या, ऐसा होता है नॉर्मल केस में, और ये जो हुआ है वो क्या सही हुआ है या बहुत ही हीनियस टाइप का एक्ट है, मुझे ज़रूर बताना गाइस। तो ये जो फैमिली है ना, ये है नंदलाल और ये है बाजू में जो है ग्रीन साड़ी में, ये है उनकी वाइफ मंजू बहन जो अभी इस दुनिया में नहीं है। उसके बाजू में जो है वो है भावना है। और उनके बाजू में मैं ये क्रॉप करके अलग से पिक्चर लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास साथ में पिक्चर नहीं थी। वो है उसका हस्बैंड संजय परमार। ये पूरी फैमिली है, ठीक है। और सिर्फ ये फैमिली ने नहीं, ये संजय और भावना के ये 2 बच्चे हैं, ये 2 बच्चों को भी मिला लिया है और ये सारे लग गए थे मेरा ब्रेन वॉश करने के लिए, मुझे पैम्पर करने के लिए, मुझे लताड़ने के लिए, मुझे कंट्रोल करने के लिए। मेरा स्टडी इन लोगों ने बंद करा दिया जब से इन लोगों की नजर मुझ पे पड़ी। और वो भी किस दिन, जिस दिन ये लोग मेरे पापा गुजर जाने के बाद जो गाइस 10वां दिन और 12 दिन की जो विधि रिचुअल्स होते हैं घर में, उस दिन ये लोग सामाजिक परिवार होने के, जो समाज होता है, हमारी कम्युनिटी होती है, वैसे हमारे घर पे बैठने आए थे और इस भड़वे नंदलाल की नजर मुझ पे पड़ी। और बुड्ढों के बारे में आप लोग अवेयर होंगे, मेरे ख्याल से सारी ही बहनें यहाँ पे हैं, जितनी भी लड़कियां देखेंगी ये वीडियो को वो अग्री करेगी कि मैं 20 साल की थी गाइस और उस वक्त इसकी नज़र मुझ पे पड़ी। और ये आदू खा के सुबह से शाम तक मेरी मम्मी को, मेरे पापा के गुजर जाने के बाद मेरी मम्मी को चिपके रहता था। मेरे मम्मी डिप्रेस थे मेरे पापा के जाने के बाद, उनका लॉस घर में हम सब झेल नहीं पा रहे थे। अभी 10 दिन 12 दिन भी नहीं हुए, रिचुअल्स भी नहीं हुई, तब से ये शुरू हो गया। और जब तक हमारे घर के और रिश्तेदारों में हमारे ही नाम से उसने फूट डाल दी, ये पूरे परिवार ने, ठीक है, ये पूरे परिवार ने हमारे एक एक रिश्तों में फूट डाल दी। और मैं तो बिल्कुल मासूम थी, अभी 20 साल की थी मैं। 3 साल से तो मैं अपनी पढ़ाई भी छोड़ चुकी थी क्योंकि पापा की बीमारी इतनी सीरियस थी, तो पापा और मम्मी पे ध्यान देना। जब पापा बीमार थे तो उनकी हालत देख के मेरे मम्मी भी हॉस्पिटलाइज रहे हैं गाइस 1 साल तक। तो हम लोग उन दोनों के अलग अलग हॉस्पिटल में सेवा करना, क्योंकि पापा के लिए एक स्पेशलाइज हॉस्पिटल होता था, मम्मी को एक हमको दूसरे हॉस्पिटल में रखना पड़ता था। और पूरा दिन हमको पता ही नहीं था कि दिन कहाँ जा रहा है, रात कहाँ जा रही है, खाने की व्यवस्था कैसे करें, क्योंकि आप जानते हो कि वैसी कंडीशन में रिश्तेदार भी अपना रंग दिखाने लगते हैं। और मैं 20 साल की थी, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसको जाके क्या बोलूं। और जितने रिश्तेदार थे ना, मैंने किसी के घर देखे हुए थे और कभी हम घर से बाहर निकले ही नहीं है। तो किसी के घर पे जा भी सकते हैं, नहीं जा सकते, क्या बात करना, कुछ समझ नहीं आता था गाइस। तो उस वक्त ये दादू खा के पीछे पड़ गया कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरी भाभी हूँ, मैं तेरी बहन हूँ, ये तेरे बच्चे हैं, देख तू इनकी बुआ है। ऐसे कर करके
हाथ पैर धो के सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक, जब तक वो लोग ना थके तब तक मेरे घर में पड़े रहते थे। हमको उनको मेहमान नवाजी करनी पड़ती, क्योंकि हमारे घर में हम सीखे ही नहीं थे ना बोलना। जो भी घर में आता है, मेरे मम्मी पापा का ये संस्कार था कि अतिथि देवो भव। हमारे प्लेट में हमारे घर के डिब्बे खाली हो तो भी हमको ला के उनको अच्छे से रिस्पेक्ट से खिलाना है। वो भगवान होते हैं। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं पता था गाइस कि क्या करना होता है। तो ये लोग जो भी बकवास करते थे, चढ़े जा रहे थे तब तक। और जिन रिश्तेदारों ने भी इनके हमारे पीछे हमारा नाम लेके हमको बदनाम कर करके रिश्ते और डिस्प्यूट करवा दिया। अब मैं वो चीज समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे साथ क्या, जो हमारे पास साथ क्या चल रहा है। उस वक्त मेरे मम्मी हॉस्पिटलाइज होते थे, बहुत फ्रिक्वेंटली होते थे। पापा के जाने के बाद उनको डिप्रेशन ने झेल लिया था कितना। उनको तो वो भी होश नहीं था कि वो नहा रहे हैं, ये कपड़े पहन रहे हैं, उनकी बॉडी पे कपड़े हैं भी कि नहीं। जब हम उनको नहलाते थे तब आप सोचिए, वो सब जब मैं करती थी ना तो मुझे रोना आ जाता था मेरी मम्मी की कंडीशन देख के गाइस, वो कंडीशन देख के। और ये लोग जा जाके सबको, हम लोग को बदनाम कर रहे हैं ऐसे कि हम लोग उन लोगों से अब कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। जबकि इवन आज तक मुझे ये बात नहीं समझ आती है कि रिश्ते तोड़े कैसे जाते हैं। मैं यहाँ सोशल मीडिया पे चीख चीख के बोल रही हूँ कि मेरा डिवोर्स हो भी रहा है ना तो बाय करप्शन हुआ है, मुझे वो एक्सेप्ट नहीं है। वो रिश्ता टूटना ही नहीं चाहिए जब इतनी बड़ी सिस्टम है। और फीमेल फेवर में तो छोड़ो, आप जेन्युइनली केसेस को सुन के भी डिग्री नहीं किया है तो रिश्ते तोड़ना, बिगाड़ना या उनको। और मैं इतनी छोटी बच्ची थी, मुझे भी इतना शॉक लगा था। तो अब सोचो कि एक बेटी को उसके पिताजी चले जाने के बाद कोई आके ऐसा बोलता है तो वो मोरली उसको कितना उसने अंदर खींच लिया और ट्रैप किया कि मैं तेरा बाप हूं। छोटे के बच्चे के जैसे मैं उसके कंट्रोल में आ गई थी गाइस। और बाद में बहुत सारी चीजें अस्त व्यस्त तो की, किसी और वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए बताने के लिए इनफ नहीं होगी गाइस। फिर आया रोल में ये बुढ़ा मेरा ससुर, ठीक है। ये और ये दोनों मिलके, मुझे नहीं पता था कि शुरू से दोनों साथ में थे और बाद में ये रोल में आया। बाद में मतलब समझो कि 4 या 5 दिन या 1 हफ्ता मैक्सिमम, उसके बाद इसने भी उसके साथ आना शुरू कर लिया, ठीक है। और फिर दोनों की मिली जुली भगत एक दूसरे के लिए। मेरा ससुर रहता था कर्नाटक में ही, लेकिन हमको बताया था कि वो जहां पे मेरी शादी के रीति रिवाज और फेक घर बताया था ना, वो एड्रेस। अब हम तो कहीं जाएंगे नहीं, ठीक है। तो जब वो आया तो गाइस मेरी मम्मी को सास टांग करता था। वो जितनी भी बार आता था ना, ऐसे पूरा बुढ़ा, ये बुढ़ा मेरी मम्मी इनफैक्ट मेरे सामने भी किया है उसने। जब हम लोग सीरियस नहीं होते थे, हम लोग सोच ही नहीं पाते थे शादी का, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी, मुझे पढ़ाई मेरी शुरू करनी थी। और उसके लिए मेरे घर में हमारे जो रिश्तेदार, हमारी फैमिली है, उसमें ऑलरेडी मैं बहुत कुछ झेल चुकी थी, क्योंकि मुझे पढ़ना था। लड़कियों के ऊपर वो प्रेशर होता है कि तुम शादी कर लो। और मेरे पापा थे तब तक तो किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन पापा के जाने के बाद सब लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि बस मुझे कुछ भी करके शादी करके भेज देना है किसी के भी साथ, ठीक है। वैसा हो गया था। इनफैक्ट 2-4 लोग तो लिटरली मेरी मम्मी के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते थे कि तुम बिगाड़ के रखती हो, तुमको शादी कर देनी चाहिए, तुम नहीं। जबकि मेरी मम्मी को खुद का खाने पीने का भी होश नहीं था। तो उनकी मेंटल टॉर्चर वो कैसे सहन कर पाए होंगे गाइस। उनको मार दिया, उनको सिर्फ लाश बना के रख दिया, उनको मार दिया। उनको रिकवर करने की बजाय ये हुआ। दूसरी तरफ मैं टेंशन में हूं कि मेरे पापा के बाद मम्मी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं पढ़ूंगी, मैं जॉब भी करूंगी, मम्मी का ख्याल रखूंगी, उनको ठीक करूंगी। और उसके लिए मुझे पता है कि मुझे कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। तो मैं शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। और दूसरा इवेंट्स हमारे घर में सेम टाइम ये भी था। मैंने आपको आगे नहीं बताया है, पर मैं ये वीडियो में बताना चाहूंगी क्योंकि जरूरी लग रहा है मुझे। इससे ज्यादा मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगी, पर मैं एक कंसिडर कि मेरी बड़ी बहन है, ठीक है। मेरी बहन के
उस वक्त जिस वक्त पापा की डेथ हुई, उनका मेरी सिस्टर जो है वो डिलीवरी में आए थे। ठीक है, वो डिलीवरी में आए थे और उनके ससुराल में उनके हस्बैंड के बीच बहुत सारी चीजें खराब चल रही थी, और मेरी बहन है वो भी बिल्कुल साइलेंट शाय पर्सन है। वो कभी बोल नहीं पाती थी कि उसके साथ क्या चल रहा है। वो खुद अंदर अंदर अपने अंदर सब कुछ छुपा रहे थे, किसी को बोल नहीं पा रहे थे। पापा चले गए, किसको बोलते अब। तो हम तीनों अकेले हो गए थे। हमारे घर में हमको जैसे इन लोगों ने बंदी बना दिया हो। हम उनकी सेवा कर रहे हैं और वो सब मुझे समझ नहीं आता। मेरे पापा भी नहीं कराते थे, मेरे पापा नहीं चिल्लाते थे, मेरे पापा जिस टोन से हमसे बात नहीं करते थे, मेरी मम्मी से भी कभी हमने जिंदगी में नहीं सुना, देखा या ऐसा एक्सपीरियंस किया। वो टोन, वो लैंग्वेज, वो शब्द मेरे घर में आके हमको टॉर्चर किया जा रहा है। ये टॉर्चर था वो भी नहीं पता चल रहा है गाइस। इतने सालों का मुझे खुद घसीट घसीट के करवा रहे हैं ना टॉर्चर, तब पता नहीं इसको टॉर्चर बोल रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनके एक 4-4, 5-5 दिन के बाद एक एक नया बंदा आ जाता है। हर एक बंदा, 4 बंदा नए आ जाते, कहीं कहीं से आ जाते हैं। और हर बार ये लोग बोलते हैं हमारे समाज के लोग हैं, हमारे समाज के रिश्ते, देखो ये भी बोल रहे हैं, देखो ये भी बोल रहे हैं। पर जिससे शादी करवानी है ना, वो तो आ ही नहीं रहा है। वो देखने भी नहीं आ रहा है कि वो क्या। सारी हवस मेरे ससुर की, सारी हवस इस गधों की, इस जानवरों की, जिन्होंने मेरी और मेरे परिवार की आज वो हाल की है कि कुत्ते के जैसे हमारी इज्जत, हमारी बदनामी करके रखी है। पुलिस को खरीद खरीद के टॉर्चर करवा रहे हैं, मेरे वकीलों को खरीद खरीद के, मेरे वकीलों को मुझ पे जानवर बना के छोड़ दिया है। जैसे भेड़िए होते हैं ना, वो टाइप की अटैक्स और टॉर्चर करवाते हैं। मुझे पुलिस से गलत केस, झूठे केस में फंसा के जेल भिजवाने की धमकियां दिलवा रहा है, और उसके लिए लाखों रुपए ठूसे भी जा रहा है। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं क्योंकि ये सब चीजें मेरे साथ हो चुकी है। ठीक है, तो लाखों ठूस रहे हैं, लाखों ठूसे जा रहे हैं। और मैं जब चीजें सिर्फ वाइट तरीके से बता रही हूँ ना, एविडेंसेस का ड्रामा चल रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। सब लोग बोलते हैं मेरे पास ये एविडेंस है, ये एविडेंस है, ये बताओ। एविडेंस का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो खुद जानता ही आप किसको बता रहे हो। मैं पुलिस स्टेशन में, उसने अपना चैम्बर को कोर्ट बना के रखा है। उसके ठूसे हुए पैसों से जो कुत्ता बन के बैठा है, उसको खुद पता है। और मुझे डराने के लिए मेरे आसपास वो लोग 10 लोगों को खड़ा कर रहे हैं, जो डी स्टाफ होते हैं या उनके खिलाए पिल्ले होते हैं। ऐसे सब ही मैन के जैसे मेरे सामने 6-6 फुट 8-8 फुट के क्या बोलूं मैं आपको, उन लोगों को खड़ा करके मुझे बोल रहा है कि मैं तुमको ये कर दूंगा, तुम बताओ। ये लोग तो नहीं करेंगे, तब तुम करोगे ये जो मानती है। ये तो वो ऐसे खड़े होके एक बार तो नहीं, हमें तो नहीं मन। देखो ये तो मना कर रहा है, इसका कोई फॉल्ट ही नहीं है, तुम्हारी माँ का फॉल्ट है। बताओ, जब मेरा ससुर मुझे यहाँ पे देखने आया था, ठीक है, तो ये एक फोटो लेके आया था। ये फोटो मेरे पास है, पर ये 4x6 की फोटो है। ये हमारे 3 या 4 लोगों की साथ में है, सेम ड्रेस में, सेम ये इस पर्सन की फोटो ले जिससे मेरी शादी हो रही है। ये फोटो वो भी मेरे मांगने के बाद। मैंने उनको बोला था, मैं उस वक्त काफी क्लियर थी। बहुत शॉर्टेड गर्ल हूँ गाइज, आई एम अ वेरी शॉर्टेड पर्सन। तो उस वक्त की बात है। अभी तो मैं काफी डिप्रेशन से जूझ रही हूँ, मेरे साथ बहुत बहुत चीजें हुई है। लोग अपने आप को कर भी देते हैं। मेरे साथ मेरे भगवान जी रहे हैं, मेरे साथ बहुत घटनाएं हो चुकी, पर शुक्र है और कुछ आप लोगों को देख के हिम्मत मिल जाती है, सुन के आप जैसे लोगों से, कि नहीं है इंसानियत और इंसान जी रहे हैं। ठीक है, तो मैं वो चीज आपको बता नहीं सकती कि मैंने उसको बेशरम होके पूछा था कुछ 3 महीने होने के बाद कि मुझे फोटो तो दिखाओ, और फोटो ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटोशॉप की हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त काफी चीजें हो चुकी थी, सुनी हुई थी। तो फिर मेरा ससुर बोलता है कि हाँ आप तो खुद उनको ही देख लेना, पर आप शादी के लिए हाँ तो बोल दो, शादी हो जाएगी, फिर तो ये पूरा का पूरा तुम्हारा। ऐसे छिछोरापंती करता था मेरा ससुर।
वाई ही इज कमिंग। और अगर आप उसको देखोगे, मैं इसका क्लोजअप चेहरा लगाने की कोशिश करूंगी गाइस। चेहरा देख के आपको लगता है ना कि एक नंबर का घटिया राक्षस इंसान। इतने बड़े बड़े दांत उसके बाहर आते और वो हंसता था। हमारे घर में जब हम 3 लोग होते थे, हमको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता था। हमारे घर में आके बैठे रहते थे 10-10 11 बजे तक। मेरा ससुर को मैंने बोला था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने अभी पढ़ाई शुरू की है, तब मैंने मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की थी 2nd ईयर की, ठीक है। मैं कॉलेज से बातचीत करके आई थी, उसके 2-3 दिन में ये किस्सा बना था। तो मैंने बोला मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, मेरे ऊपर मेरे सिस्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, और उनको डिलीवरी में एक बेटी हुई थी। तो मेरे मम्मी और मैं खुद, सिर्फ मैं अकेली थी जिनको ये घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी। घर था, खर्चे चलाने थे, मुझे पढ़ना था, मेरे सपने थे। मैं उस वक्त थोड़ा बहुत सिलाई का, फैशन डिजाइनिंग का काम जानती थी, वो स्किल्स थे मेरे अंदर, मुझे वो डेवलप करना था, मुझे उसमें काम करना था, मुझे वो बिजनेस की तरफ लेके जाना था, वो बात मैं की थी। तीसरा, मैं क्लासिकल डांसर थी गाइस, ठीक है। मुझे वो फोटो मिलेगी तो मैं यहाँ लगा दूंगी, वरना किसी और वीडियो में। तो मैं क्लासिकल डांसर थी। मैं वो भी बीच में छूट चुका था मेरा 2-3 साल, वो भी मैं वो कंटिन्यू करके मैं उसमें भी करियर बनाना चाहती थी, और मैं जानती हूँ कि मैं वो बहुत अच्छे से कर लेती। जब मैं 16 साल के बाद आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ गाइस, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वही पर्सन खड़ा हो सकता है। मैं ये सब बातें करी थी और मैंने बोला था मैं अपनी मम्मी और मेरी बहन और उसकी बच्ची, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ नहीं सकती हूँ। तो आप सोच लो, आप मुझसे बात करवा लो। तब वो फोटो लेके आता है, बोलता है मेरे बेटे को 59, रोने लगता है गाइस। वो जैसे फूट फूट के मेरे सामने, मेरे मम्मी के सामने साष्टांग करके, लिटरली बिल्कुल बेशरम होके साष्टांग नमस्कार कर रहा है। मेरी मम्मी को बोल रहा है आप अपने घर की लक्ष्मी मुझे दो, मुझे आप जो भी बोलो वो मंजूर है। और मुझे भी पांव पड़ रहा है साष्टांग करके कि मेरे बेटे ने 59 लड़कियां रिजेक्ट कर दी है। लड़कियां वाले शादी के लिए हाँ नहीं बोल रहे। प्लीज, मेरी बीवी नहीं है घर में, मेरी सास नहीं थी, उसको गुजरे हुए 8-9 साल हो चुके थे, ऐसा बोला था, ठीक है। एक ननंद है, उसकी शादी करानी है, उसकी भी एंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है, याद रखना ये, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। हमारे घर में कोई लेडीज नहीं है, तो हम है ना बिल्कुल ऐसे लावारिस फील कर रहे हैं। मेरा बेटा भी पूरा दिन काम, पूरी रात काम में लगा रहता है। आपके लिए हाँ बोली है तो आप जो करोगे, जो बोलोगे, हमको सब मंजूर है। मेरी मम्मी बोल रही है ऐसे नहीं होता है शादी, हम जन्म कुंडली दिखाएंगे, हमें सबको पूछना पड़ेगा, हमारे रिश्तेदार है उनसे बात करनी है। हमारे घर में ऐसे शादी नहीं होती कि आज हाँ आप बोलो और हम हाँ कर दे। अच्छे से बोला था मेरी मम्मी ने। अभी मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ गाइस, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला हमें रिश्तेदारों को से बात करनी पड़ेगी। मेरे भाई, मतलब मेरे मामा मौसी सब होते हैं, उनके टाइम सेट करके उनको मिलने बुलाना पड़ेगा, या तो फिर हम जाएंगे बात करेंगे। उनकी मंजूरी, उनको मेल मिलाप करा के वो भी देखेंगे, फिर हम कुछ सोच सकते हैं। पर अभी तो हम सोच ही नहीं रहे हैं शादी का, क्योंकि मैंने मना किया था। मेरी बेटी मना कर रही है, अभी उसको अभी पढ़ना है, तो हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। मेरी मम्मी को और मुझे इस बूढ़े पे दया आ गई थी। जिस तरीके से वो रो रहा था, वो साष्टांग रोज आके साष्टांग करता था, पाँव पड़ता था, लेट के नमस्कार करता था मेरी मम्मी को, ये कह के कि आप मेरे बड़े बहन हैं, मुझे कोई धर्म रीत रिवाज मुझे कुछ पता नहीं चलता। मेरी बीवी के चले जाने के बाद, मेरे बच्चों की माँ के चले जाने के बाद, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को भी एक माँ मिल जाए, तो आप भी हमारे साथ ही रहना। मगरमच्छ के आंसू बहा के ये बोलता था, लेकिन जैसे ही शादी हुई, विदाई हुई, वो जानवर अपने रूप में आ गया। हमारे घर में गाइस कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई डिस्प्यूट नाम से भी नहीं था, हमको पता ही नहीं था।
हाँ, मेरी मेरी बहन वर्ग के बीच में जैसे छोटे हैं तो छोटी मोटी चीजें, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, तो मैं ना लाड़ में जो बोल देते हैं ना वो कभी कभी, तो कितनी सी बात, इतनी सी बात कि अच्छा मम्मी ने पहले तुमको खाना दे दिया, मम्मी मुझे बाद में देगी। या फिर वो कभी मम्मी को बोल देते तुम छोटी को देती हो, तुम मुझे नहीं देती हो, ऐसी बहुत है, वो भी हंसी मजाक में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, ठीक है। पर इन लोगों ने इतना हो हल्ला कर दिया, 1 महीने के अंदर सारे रिश्तेदार पता नहीं एकदम से गायब, एक एक करके सब कुछ गायब। ये सब प्लान मुझे और उठा के उनके घर में रख दिया, क्योंकि अगर मुझे बाहर से बातें मिल गई कि इन लोगों के कांड क्या है, जो मेरा ससुर है उनका फैमिली कितनी बदनाम है समाज में, जो मुझे खुद 5 साल के बाद, शादी के 5 साल के बाद कर्नाटक से यहाँ गुजरात में आने के बाद धीरे धीरे चीजें पता चल रही है। और वो पता पूरी चलते चलते मुझे 4 साल लग गए थे। तो आप समझो कि कितना बड़ा स्कैंडल हुआ है मेरे साथ। और ये मेरा ससुर बोल रहा है हमको सब मंजूर है। मैं पढ़ना चाहती थी, तो मेरा विजन पढ़ाई के लिए तब MBA ये सब नहीं था, मेरा था कि मैं कुछ अच्छी पढ़ाई कंप्लीट करूंगी, मैं फैशन डिजाइनिंग में जाऊंगी, या तो फिर मैं CS करूंगी, या तो फिर मैं बैंकिंग में जाऊंगी। बैंकिंग फर्स्ट था, CS लास्ट में था, ठीक है। मेरा ससुर बोल रहा है आपको जो करना है मैं कराऊंगा, यहाँ पे नहीं पढ़ते, मैं वहां पे आपको बहुत अच्छी कॉलेज, इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ाऊंगा, फैशन डिजाइनिंग, हाँ हाँ आप कर लेना, हमारे पास दुकान भी है। जबकि उसकी खुद की एक भाड़े की दुकान में टट्टू बन के मेरे हस्बैंड को बिठा के रखा है। और वो क्या काम करता है, क्या बताए, फैक्ट्री चलाता है वो। उसके पास 3 फैक्ट्रियां हैं, 4 फैक्ट्रियां हैं। और मेरा बेटा, मेरी बीवी, उसकी माँ के जाने के बाद पूरा दिन फैक्ट्रियों में काम में ही रहता है। मुझसे बात करनी है, बिजनेसमैन है, समझे ना, 3 या 4 फैक्ट्री है और वो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, उसके पास टाइम नहीं होता गाइस, उसके पास टाइम नहीं होता है। और वो बहुत शाय है, लड़कियों से बात करने में वो बहुत शाय फील करता है। तो फिर रिजेक्ट कैसे कर दी 59, और मेरा नंबर 60 है गाइस, मेरा नंबर 60 है। जो वो लड़की देखा और मेरी फोटो देख के वो पागल हो गया। मुझे वो फोटो मिलेगी तो वो भी मैं लगा दूंगी, बहुत पुरानी बात है। पर मैंने जो उन लोगों ने मांगी थी, तो जो फोटो दी थी ना, जबरदस्ती हमने दी थी। ये जो नंदलाल है ना, उसने मेरे घर में घुस के बैठ गया था जमा के, और हमको फोटो देनी पड़ी थी क्योंकि वो उठ के जा ही नहीं रहा था। तो हमने वो फोटो दी और फोटो देख के वो पागल हो गया, बिल्कुल पागल हो गया गाइस। आप सोचो कि मेरे कभी कोई लव अफेयर्स ये वो रहे नहीं है ना, मेरे घर में वो कल्चर, मतलब वो संस्कार ही नहीं थे। अगर मैं करती तो मुझे मना भी नहीं करते, पर ऐसा था ही नहीं, हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ गाइस। मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। तो चीजें वो है कि मेरा फोटो देख के पागल हो गया है। वो तो इतना पागल हो गया कि वो बोल रहा है कि मुझे तो शादी तुम अभी के अभी करा ही दो, मैं रह ही नहीं सकता हूँ। पर इस एंगेजमेंट होने के 3 महीने, 2.5 या 3 महीने के जब शादी हुई ना, तब तक एक फोन भी नहीं किया उसने, एक फोन भी नहीं किया। एंगेजमेंट हो चुकी है, आप समझ लो। ननन की एंगेजमेंट हो चुकी थी और उसकी शादी करनी, उसकी भी सगाई जो है वो अहमदाबाद में ही हुई है। और अहमदाबाद में मेरे ससुर के 2 बंगले हैं, एक गांधीनगर में है और एक भोपाल साइड में है। आप सर्च कर लेना कितना डिस्टेंस है। हमको जो घर बताया था वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, उससे ज्यादा नहीं। खींच खींच के 4 किलोमीटर होता है, जहां पे मेरी सारी रस्में हुई शादी की, ठीक है। वो इतना दूर ही है, तो आपको जब आना है, जाना है, जा सकते हो। दूसरी बात, जब मैंने बोला था कि मेरे मम्मी और मेरी बहन बेटी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो ऐसा बोला गया था हमारे घर में कोई औरत नहीं है, कोई लेडी है ही नहीं, तो आप आ जाना, मेरे बेटे को भी एक माँ मिल जाएगी और आपकी मम्मी को हमारे साथ ही रखेंगे। और इस बात पे मैंने हामी भरने की सोची थी गाइस, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा बोला कि हम साथ में ही रहेंगे एज अ फैमिली, क्योंकि उसके घर में कोई लेडी नहीं है, मैं शादी करूंगी।
और मेरी शादी साथ साथ में होगी, मेरी ननद जाएगी और उससे पहले वो मुझे लेके आना चाहते हैं। 1-2 दिन का डिफरेंस रखेंगे, फिर उसके भी शादी हो जाएगी। जबकि मैं यहाँ तक आई और उससे भी कई साल निकल, 1-2 साल 5 निकलने के बाद उसने अभी शादी कर ली है। बहुत बड़ा स्टोरी है गाइस, बताऊंगी मैं आपको एक एक करके, क्योंकि मैं पर लूज कर लेती हूँ जब चीजें याद आती है। मैंने कितना स्ट्रगल किया है, मुझे कितना घसीटा गया है। मेरे हस्बैंड का एक छोटा भाई है, देवर, मेरा देवर, वो पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पे तो लोग बहुत ही टिपिकल है, ऑर्थोडॉक्स है, लड़कियों को पढ़ने नहीं देते। लेकिन आप हमारे साथ आओगे ना, हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं सब पढ़े लिखे लोग हैं, और वो सब लोग जो है वो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। हमें वो नहीं चाहिए कि आप घर में काम करो। हमारे घर में 3 काम वाली है, एक रसोई बनाने आती है, एक कपड़े बर्तन धोने आती है, और एक तीसरी है जो बच्चों हमारे मतलब मेरे हस्बैंड, मेरा देवर और मेरी ननद को खाना जो भी मन होता है ना तो वो पकाने आ जाती है। जब भी देखो तब आ जाती है, जब बुलाओ तब आ जाती है। ऐसी 3 काम वालियां है। उनकी फैक्ट्री है, 3 तो मैंने बताई आपको। उनका एक अलग से शोरूम भी है, जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन होते हैं ना, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, ठीक है, प्रोडक्शंस होते हैं, वो सब उनके शोरूम में ही बिकते हैं। और वो शोरूम मेरा ससुर संभालता है। देवर तो अभी पढ़ाई करता है, और वो पढ़ाई बेंगलोर में करता है। मुझे तब MBA नहीं पता था, पर यहाँ पे हमारे रिश्तेदारों में उसने हर जगह समाज में से बड़ी बड़ी, ये जो गधा है ना, बुढ़ा हवसखोर नंदलाल, इसने सबके सामने अपनी इतनी बड़ाई की है कि मैं इसकी शादी करोड़पति घर में करा रहा हूं। ठीक है, करोड़पति है। अरे मुझे लगा मैं इतनी लकी कैसे हो गई, पापा के जाने के बाद एकदम से लकी हो गई, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि मुझे पापा मिल गए, नंदलाल बुड्ढा, संजय मिल गया मुझे, मेरा भाई, इसलिए मैं लकी हो गई। वो हवसखोरों ने मुझे अपने घर में रखा ताकि कोई आके हमको, मेरे मम्मी जब आए तो उनको भी रख लिया, डरा के धमका के लताड़ के रखा है मेरी मम्मी को। अब कौन सी माँ होगी जो एक 20 साल की जवान बेटी को किसी के घर पे रहने देगी अकेले, आप बताओ। और मेरी मम्मी की अंडरस्टैंडिंग और कंट्रोल खुद पे और इन लोगों पे 5% भी नहीं चलता था गाइस, क्योंकि हम लोग बहुत सभ्य परिवार से हैं। अभी भी मैं जब बोल गई ना, मेरी आवाज बैठ गई, आप देख सकते हो। तो शादी पढ़ाएंगे मुझे जो करना है, मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है, मुझे बुटीक ओपन करना था गाइस, बुटीक करना था मुझे, जो मैं यहाँ पे पापा के बाद ऑलरेडी कर चुकी थी स्टार्ट। 3 महीने में मैंने यहाँ पे बुटीक स्टार्ट कर दी थी। इन लोगों ने जब मुझे अपने घर में कैदी बना दिया ना, उससे पहले, और वो स्टार्ट होके तब शायद 1 महीना कुछ हो गया था। ठीक है, मैं पढ़ने जाती थी सुबह, पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी, मम्मी की दवाई, वो सब के लिए मैं 2 जॉब करती थी गाइस। और शाम को मैं अपना शॉप था, मैं वहां पे काम करती थी। मैं 11 12 बजे तक काम करती थी। आप सोचो मैं शादी का कहां से सोचती। और बातें जैसे जैसे फैलने लगी थी ना, क्योंकि ये ही लोग सबको ले लेके आते थे, और ऐसे घटिया लोग हैं समाज के, जब लड़की की बात आती है ना तो नींद में भी बकवास करना बंद नहीं करते। तो बेवकूफ हमको बना रहे थे, तो उनको मजा आ रहा था, तो बातें इतनी फैल रही थी मेरे पीछे। अगर मैं जॉब पे जाऊं, पढ़ाई करने जाऊं या बाहर हूं, तो ये सब मेरी मम्मी को आके टॉर्चर करते, उनके फेवर में ही करेंगे, क्योंकि वो लोग तो बैठते हैं ना, ऐसे ऐसे करेंगे, शाम को हंसेंगे हम पे। मेरी मम्मी पे टॉर्चर किया जाता है कि तुम पैसे खाने के लिए, तुम्हारी बेटी के पैसे खाने के लिए तुम शादी के लिए मना कर रही हो उसको।
सोचो आप, मैं मेरी मम्मी को ठीक करने के लिए खून पसीना एक कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं सीख रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, वहाँ डेडिकेटेडली कर रही हूँ। मैं जहाँ जॉब करती थी ना गाइस, वहाँ पे जो मेरे बॉस होते थे वो लोग मुझे देख के बोलते थे मैं थक जाता हूँ, तू कैसे कर लेती है, तू बैठती ही नहीं है, तू कैसे करती है। और मैं सब कुछ हंसते हंसते एकदम एक्टिव रह के करती थी गाइस। नई चीज जो सीखनी है मैं सब चीज के लिए रेडी रहती थी। ठीक है सर, अब मैं ये कर लूंगी, आप बताओ। और सीखती थी प्रॉपर ध्यान से, और दूसरी बार मैं वो उनसे भी बेटर देती थी। मुझे वो किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज किसी और व्यक्ति के साथ तब करने के लिए बंदा तैयार नहीं होता था कि मेरी जगह पे किसी को रिप्लेसमेंट में रखे। तू 4 घंटे आ, मैं तुझको पूरी पगार दूंगा, लेकिन मुझे तुम जैसी ही एक्टिव एम्प्लॉय चाहिए। उनका ये कहना था कि सर आपको नहीं, मैं 4 घंटे ही करती थी जॉब, क्योंकि मैं 2 जगह जाती थी गाइस। सुबह मैं कॉलेज जाती थी, वहां से 10:30 बजे निकलती थी एक जॉब के लिए, दूसरी जॉब के लिए मैं 5 बजे जाती थी और वहां से 8 बजे निकलती थी। तो मैं पूरे दिन की एक जॉब नहीं करती थी। और मैं जब जहाँ जाती थी, मेरा जो बुटीक, मेरा शॉप था, मैं वहां पे 3 घंटे काम करती थी। बीच में टाइम मिले तो मैंने आधा घंटा बुक निकाल के पढ़ लिया, 15 मिनट पढ़ लिया। घर पे आके रात को मैं 12:30-1 बजे खाती थी। पूरा दिन सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाती थी गाइस, कुछ भी नहीं खाती थी। मुझे पता ही नहीं चलता खाना क्या होता है, पीना क्या होता है, ना अच्छा लगता था। तो गाइस आप बताइए इन लोगों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। और ये सब चीजें मैं मेरे वकीलों को 2010 से अब तक बता चुकी हूं, और वो कोई भी बात, अभी तो सिर्फ शुरुआत की बात है। मुझे वहां 6 से 10 साल, जब तक मैं यहाँ पे आई, लीगल प्रोसीजर शुरू हुई, वो 5 साल क्या हुआ वो भी कुछ भी नहीं आया जो जरूरी कंटेंट होता है केस का। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुझे डिवोर्स नहीं मंजूर है, मैं उसको डिवोर्स मानती नहीं हूँ। क्योंकि 9 साल तक, 9 साल से भी ज्यादा, एक दिन मिस किए, एक डेट मिस किए हुए मैं वहां पे पूरा दिन खड़ी रही हूँ कोर्ट में। और वकीलों ने मेरे साथ सिर्फ बदसलूकी की है, छिछोरापंती की है, लताड़ा है, मेरे पैसे ऐठे हैं, पैसे निचोड़े हैं मुझसे, मेरा खून, मेरी माँ का खून निचोड़ा है। फिर भी डिवोर्स डिक्री, और जिसने केस फाइल किया था ना मेरे हस्बैंड ने, उसको मैंने 9-9.5 साल में एक भी डेट में कोर्ट के बाहर, कोर्ट की प्रीमाइसिस के अंदर, या तो फिर कोर्ट रूम के अंदर नहीं देखा गाइस। आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा स्कैंडल है। शादी के लिए जो स्कैंडल किया ना, वही चीज ये डिवोर्स का ड्रामा रच के किया है। मेरी जिंदगी सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं वो लोग, बिना मतलब के बर्बाद कर रहे हैं, जिसमें उसके पास एक प्रॉपर एलिगेशन भी नहीं है मेरे खिलाफ लगाने के लिए। क्योंकि जो लड़की सिर्फ लाश बन के ही पड़ी रही है 5 साल, उसके खिलाफ एलिगेशन करोगे भी क्या करोगे? आप बताओ कि क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ। अगर आप मेरी बातों से अग्री हो, आपको लग रहा है कि बहुत ही गलत हुआ है मेरे साथ, प्लीज सपोर्ट कीजिए, वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए गाइस। लीगल फाइट में सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप जो भी कर पाए सपोर्ट कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे मोनेटाइज कराने में हेल्प कीजिए।